नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स। सो फर्स्ट हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसे मान लो ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। इसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है वी ओ, वी ओ का स्क्वायर लिखूंगा मैं, समझ में आया। हाफ एम क्या होता है? मास। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, याद है सबको? यस सर। है ना। तो हाफ एम, तो मास ऑफ सैटेलाइट तो एम ही रहेगा, और वी ओ, ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है सैटेलाइट की, हमने निकाला था अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर, याद है? स्मॉल आर क्या होता है? इस ऑर्बिट की रेडियस, आर इसकी रेडियस, समझ में आया क्या? है ना। और ये रेडियस Yes, sir. आर इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल आर प्लस एच होता है। स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है? ये पूरा कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अबाउ सरफेस ऑफ अर्थ, ये होता है ना, ठीक है। Yes, sir. सो ये Yes, वीओ sir. की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? हाफ स्मॉल एम इंटू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगी, है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हाफ स्मॉल एम इंटू जी एम बाई आर आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या आया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? जी कैपिटल एम किसका मास था? अर्थ का, इंटू स्मॉल एम किसका मास है? सैटेलाइट का, बाई टू आर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, ऐसे Yes, सेकंड sir. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सैटेलाइट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। कितनी डिस्टेंस है? स्मॉल आर, समझ में आया? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, ठीक है। Yes, sir. ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ये काइनेटिक एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बिटवीन एनी टू मासेस जी m1 m2 बाई आर। तो मास ऑफ अर्थ क्या है? कैपिटल एम, मास ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट क्या है? स्मॉल एम अपॉन आर, है ना। माइनस में क्यों है? माइनस में क्यों होती है पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि ये बाउंडेड है अर्थ के साथ, ये सैटेलाइट क्या है? बाउंडेड है अर्थ के साथ, समझ में आया क्या? इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। अर्थ ने इसको अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू बाउंड किया हुआ है ना, समझ Yes, में आ रहा है sir. सबको? Yes, sir. हाँ, तो अगर हमसे पूछा जाए टोटल एनर्जी निकाल लो, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस जी एम एम अपॉन आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है? जी एम एम अपॉन टू आर, है ना, ठीक है। तो इसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये वाली बड़ी वैल्यू, ये वाली छोटी वैल्यू है, ये 1/2 है इसकी, ये हाफ है, तो -1/2 बचेगा। ये -1 है और ये 1/2 है, तो -1 में 1/2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? -1/2। -1/2. हाँ, तो क्या आएगा टोटल एनर्जी? माइनस का जी एम एम अपॉन 2r, समझ में आया क्या? ये सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अब ये टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? अगेन
वाई नेगेटिव? टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, क्यों? क्योंकि सैटेलाइट इज बाउंडेड टू अर्थ, सैटेलाइट इज बाउंडेड विद अर्थ। अगर हमें इस सैटेलाइट को फ्री करना है, फ्री मतलब एस्केप करना है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, क्या करना है? सर आवाज कट गई। हेलो सर आवाज नहीं आ रही। काइनेटिक एनर्जी का फिर से देखो, ये सैटेलाइट है, इस इसके अराउंड घूम रही है वीओ ऑर्बिटल की स्पीड से। हमने निकाला था ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, √gm/r होती है ना? यस सर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो इसकी स्पीड की जगह हम ये रख देंगे, सैटेलाइट sir. की। मास होता है मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है ना? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m इंटू √gm/r, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, gm/r। Yes, इसका sir. स्क्वायर करोगे तो यही आएगा ना, gm/r। तो Yes, sir. फॉर्मूला क्या बना, G कैपिटल M स्मॉल m/2r। कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m है मास ऑफ सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगी। टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है बिकॉज सैटेलाइट इज बाउंडेड विद अर्थ। अर्थ ने उसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए वो चारों तरफ राउंड लगा रही है, दूर नहीं जा पा रही अर्थ से। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, जैसे मान लो अगर इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए, मान लो किसी तरीके से, अभी नेगेटिव है, अगर 0 हो जाए या पॉजिटिव में आ जाए तो ये एस्केप हो जाएगी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, परमानेंटली बाहर चली जाएगी। समझ में आया क्या? सर अगर वो सैटेलाइट फोर्स लगाता है तो वो हट सकता है ना अपना ऑर्बिट से? सैटेलाइट थोड़ा ना फोर्स लगाएगी, हमको नहीं एनर्जी सर, अगर देनी पड़ेगी, हाँ वही सर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया? तो हमें सर, कितनी एनर्जी दें इसको कि ये फ्री हो जाए? इतनी प्लस में दे दो। समझ में आया? माइनस में? Yes, सर। ये तो माइनस में ना, इतनी आप प्लस में दे दो, एक्स्ट्रा दे दो मतलब। तो कट हो तो जाएगी फिर जल्दी इतनी से। और मैं इसको दे दूंगा प्लस में, तो टोटल 0 हो जाएगी ना फिर इसकी। सर समझ में आया? यस सर, तो माइनस ये जी फ्री हो एम जाएगी। एम। हाँ, सर तो जितनी हम इसको एक्स्ट्रा प्लस में देंगे ना, उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये वो एनर्जी होती है कि जितना हम इतनी देने पर अगर कोई सैटेलाइट फ्री हो जाए तो इस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। लिखो फिर बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिखा। अब मैंने आपको क्या बोला, टोटल एनर्जी नेगेटिव क्या होती है? नेगेटिव का साइन का मीनिंग क्या है? क्योंकि वो अर्थ के साथ बाउंडेड है। समझ में आया? उसको फ्री होना है तो अपनी एनर्जी को 0 करना पड़ेगा, तो उतनी एनर्जी और लेनी पड़ेगी जितनी माइनस में। समझ में आया? यस सर। हाँ सर यस सर। हाँ। सो यस सर। उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया? यस सर। यस सर। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? मिनिमम एनर्जी given to the satellite so that it escapes from its orbit. समझ में आया? is called यस सर। binding energy. तो मुझे बताओ बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? उतना ही प्लस में, यस सर, प्लस GMM/2R। है ना? आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट। जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर दिस इज ओनली स्पेसिफाइड फॉर अर्थ ना सर? हाँ, सर दिस इज ओनली ये फॉर किसी अर्थ। भी प्लानेट के लिए भी लगा सकते हैं। जनरली सैटेलाइट तो हम हमारे अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करवाते हैं ना। यहाँ पे मास क्या है? एम।
जिस भी प्लैनेट के अलाउंड आप किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को रिवॉल्व करवा रहे हो, उस प्लैनेट का मास है अलग। तो समझ में आया, m की यस जगह। सर, ये सर और भी प्लैनेट्स में शायद हमने किया है। हाँ, यस, ठीक है। हर प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी होती है, उसमें कोई भी सैटेलाइट अगर घूम रहा है तो वो बाउंडेड है, उसको फ्री होना है तो इतनी एनर्जी चाहिए। समझ में आया, ठीक है। सर समझ में आया, हाँ बोलो। सर मून को भी अगर अपने ऑर्बिट से डिस्ट्रैक्ट होना है तो उसे इतना ही फोर्स चाहिएगा। इसे फोर्स नहीं, ये एनर्जी होती है, ठीक है। हाँ मीन्स मून भी तो एनर्जी। अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहा है, तो उसकी भी कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। समझ में यस आया। सर, यस उससे सर। आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, उससे टोटल एनर्जी आएगी वो भी नेगेटिव में होगी। समझ में आया, अच्छा यस सर। क्योंकि बाउंडेड है, तो उतनी आप प्लस में दे दोगे तो वो भी फ्री हो सकता है। बट मून तो बहुत बड़ा एक तरह से एक छोटा मोटा प्लैनेट की जैसा होता है मून, उसको थोड़ा ना हम इतनी एनर्जी दे सकते हैं। हाँ सर। समझ में आया क्या? यस हाँ, सर, हाँ सर। ठीक है। नॉट प्रैक्टिकल। छोटी मोटी सैटेलाइट को दे सकते हैं क्योंकि सैटेलाइट का मास बहुत कम होता है, ये स्मॉल एम। समझ में आया, हाँ सर, बहुत कम। यस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखो, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? ये वो मिनिमम वेलोसिटी होती है कि किसी भी प्लैनेट, जनरली अर्थ से अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को पार लगाना है, ठीक है, अर्थ से मैं कोई भी चीज वापस ऊपर फेंकता हूँ तो वापस आ जाता है, बाहर जाता है क्या? नहीं जाता। नो सर। समझ में आया। सो ये सर मिनिमम वेलोसिटी होती है जितने से अगर आप थ्रो करो तो वो वापस नहीं आएगा, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? यस सर। हाँ, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? सर कोई भी एस्केप ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी। वेलोसिटी। हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम वेलोसिटी with which a body should be projected from the surface of the planet to reach infinity. infinity मतलब क्या होता है? फील्ड के बाहर। समझ में आया क्या? आया समझ में, ठीक है। अब इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं या आपको डेरिवेशन भी देखना है? हमें फॉर्मूला दिखा बेस्ड दीजिए क्वेश्चंस आएंगे। डेरिवेशन। डेरिवेशन दिखाओ। हाँ वैसे सर, क्वेश्चंस दिखा। आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो डेरिवेशन के चक्कर में फॉर्मूला नहीं छोड़ देना है कि हाँ हाँ। डेरिवेशन तो बहुत टफ है तो इस टॉपिक को ही छोड़ दूं मैं। फॉर्मूला तो याद रखना है आपको सबका, इन ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? बाइंडिंग सर एनर्जी, ऑर्बिटल फॉर्मूला भूल वेलोसिटी। जाते हैं तो डेरिवेशन से चेक हो जाता है। हाँ, डेरिवेशन अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो डेरिवेशन से कर लो, वरना फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चंस आते हैं तो फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है डायरेक्ट, हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, जैसे ये अर्थ की सरफेस है ना? अर्थ की रेडियस कितनी होती है? आर, आर ले रहा हूं मैं, ये अर्थ की रेडियस। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट को मुझे थ्रो करना है, इतनी स्पीड होनी चाहिए। वीई मतलब क्या? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप कि ये अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई, ये इसकी फील्ड के बाहर है। इसकी स्पेस को बोलते हैं, बाहर वाली स्पेस को इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। भले ये यहाँ जाते जाते यहाँ रुक जाए, भले यहाँ इसकी स्पीड आपको पता है जैसे ऊपर जाता है स्पीड कम होती कि नहीं होती? जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है कम होती, तो हम तो यस। इतनी कम से फेंकते हैं कि वो यहाँ कहीं आके वापस नीचे आ जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ जाता है। समझ में आया? इतनी जोर से फेंको कि कम होते 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 बस यहाँ इसके पार पहुंच जाए। अगर मान लो इसकी यहाँ भी जीरो हो गई ना इस जगह, तो यहाँ तो ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये वापस यहाँ जाके फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। समझ में आया क्या?
Yes, sir. अगर आपने थोड़ा भी कम रखा उसकी स्पीड को जितनी चाहिए उससे, तो हमें मिनिमम कितनी चाहिए वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइनली यहाँ पहुंचाना है, इस जगह पे। समझ में आया? फिर भले फाइनली यहाँ पर v इसकी 0 हो जाए। समझ में आया है ना? Yes, sir. अब इसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो होता है माइनस का Gm1m2 अपॉन आर, है ना? अब यहाँ पे मास इसका कैपिटल एम ले लेंगे और इसका ले लेंगे स्मॉल एम, सैटेलाइट का। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। ओके सर। हाँ, अब हमें पता है वर्क पावर एनर्जी में हम पढ़ेंगे टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी या sir. फ्रीली मूविंग। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी Yes, sir. कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको। हाँ सर। अपने स्कूल में पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? हम भी पढ़ेंगे इसको वर्क पावर वाली एनर्जी वाले चैप्टर में। समझ में आया? सो पढ़ा। हम क्या यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, ये लो हम यूज करेंगे। ठीक है। अब तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। होगा Yes, कि sir. नहीं होगा? Yes, sir. है ना? क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हाँ, अब टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हम सरफेस पे निकालेंगे, हम सरफेस पे निकालेंगे। वही पोटेंशियल एनर्जी हम ये इंफिनिटी पे निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी भी इंफिनिटी पे निकालेंगे। समझ में आया? ऐसे निकालते हैं ना टोटल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं टोटल एनर्जी। Yes, तो sir. पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का Gm1m2 अपॉन उन दोनों m1 m2 के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस G, m1 है कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, बाद में लिखना मास ऑफ सैटेलाइट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है स्मॉल m। ठीक है। अपॉन अभी इनके बीच की, जब ये सरफेस पर है ये, तब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R. R. कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल R. समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. प्लस Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस, वो होगी हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट है स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर। वी क्या है, जिस स्पीड से हम थ्रो करेंगे ये। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इंफिनिटी पर आ जाओ, यहाँ पर इस जगह आ जाओ, अब इंफिनिटी पर। अभी हमने यहाँ की एनर्जी लिखी, अब यहाँ की लिखी। ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इंफिनिटी। ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई, इसलिए तो इंफिनिटी बोलते हैं इसको। इंफिनिटी मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस। समझ में आया क्या? फील्ड के बाहर की स्पेस को बोलते हैं इंफिनिटी। Yes, infinity. ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि फाइनली हमने मान लिया कि वहां जाके रुक जाए तो भी चलेगा। Yes, sir. समझ में आया? V 0 हो गया ना, Yes, sir. है ना? हाँ। अब किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करो तो वो 0 हो जाता है, तो ये भी 0 हो गया। समझ में आया? Yes, sir. तो इधर तो 0 हो गया पूरा। तो अब इधर क्या बचा, हाफ स्मॉल m ve स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। Yes, sir. स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो ve स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 2gm/r। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ve क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gm/r। 2gm/r. r क्या है यहाँ पे, Radius. Radius from Earth. कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। Mass of Mass of Earth. ये फॉर्मूला है सर- इसके ऊपर। हाँ बोलो। सर इसका मतलब माइनस G कैपिटल M अपन R प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, टोटल एनर्जी कहीं पर भी हो, कोई ऑब्जेक्ट 0 कर दो वो फ्री हो जाएगा। हाँ 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 तो निगेटिविटी। भले यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी 0 कर दो, ये फ्री हो जाएगा। कहीं पर भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, अर्थ के फील्ड में कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी टोटल एनर्जी 0 कर दो। देखो इधर 0 आ गया ना, तो इसकी Yes, sir. एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। अगर आप इसको यहीं रखे रहने दो
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो इतनी आपको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये 0 हो जाए। समझ में आया? तो आपको तो सर कितनी ये भी काइनेटिक प्रूफ हो एनर्जी गया। देनी पड़ेगी? जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में उतनी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। लिखो, अभी और भी बातें बतानी है इसमें, लिखो अगले पेज पर। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gm/r, है ना? हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था √gm/r, याद है? सर वैसे तो कैपिटल स्मॉल आर पढ़ा था, है ना? बट ये स्मॉल आर क्या होता है? r प्लस h होता है, एंड इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r ले सकते हैं। याद है? फॉर नियर बाई सैटेलाइट बताया था मैंने आपको, Yes, sir. जो सैटेलाइट पास में, Yes, sir. तो जो नियर बाई सैटेलाइट है उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला स्मॉल आर की जगह यहाँ कैपिटल आर आ गया। समझ में आया क्या? बोल तो नहीं Yes. गए? Yes, sir. तो यहाँ से ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है, वो इसके कितने टाइम्स आया है? √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ में आया? Yes, sir. और Yes, sir. फॉर नियर बाई, जो अर्थ के पास में घूम रही ना उस वाली सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी से √2 टाइम्स होती है एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया? ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम? ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आया था √gr, यह आया था ना? तो इसका क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ gr, या gm की जगह gr² लिखा था, याद है? तो r से r कैंसिल हो गया था। Yes, sir. हाँ, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, याद है। Yes, sir. अच्छा, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड आई थी ना, तो उसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एस्केप वेलोसिटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है, तो नियरली होता है 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से थ्रो करोगे तो ये बाहर निकल जाएगा। समझ में आया क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी? 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। लिख लो ये Yes. सारी बातें। अर्थ से बाहर निकल जाएगा। यस, अर्थ से बाहर मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। सर हर मास के लिए एक ही रहेगा क्या? यस, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना ये तो हाँ, अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है। हाँ। समझ में आया? यस सर। चाहे और आपको 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट थ्रो करना है, या 10 किलोग्राम का, या 100 किलोग्राम का, सबको अर्थ के लिए इतनी वो स्पीड कौन सा से। ऑब्जेक्ट है? हाँ, नहीं, डिफरेंस किस में आ रहा है? सोचो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 11.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देना ज्यादा आसान है, या 100 किलोग्राम तो ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है? 1 स्पीड तो दोनों को सेम ही देना है, बट उसको देने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ में आया? यस सर। हाँ, एनर्जी में डिफरेंस आ सकता है, पर स्पीड हमें एनर्जी में तो बहुत डिफरेंस आएगा ना। यस सर। यस सर। एनर्जी में तो बहुत डिफरेंस आएगा। स्पीड का क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, चाहे इतना सा ऑब्जेक्ट हो या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, सबको सेम स्पीड इतनी चाहिए बाहर निकलने की। समझ में आया? यस सर। बट इतने बड़े ऑब्जेक्ट को इतनी तेज स्पीड से फेंकने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स के टोटल 3 लॉज है, ठीक है, प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर। सो फर्स्ट लॉ जो है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये लॉ क्या बोलता है कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। कौन सा ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल और सन ऑर्बिट। होता है सन होता है एलिप्स
के एक फोकस पर। एलिप्स में दो फोकस होते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा है क्या एलिप्स अभी तक? नहीं कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैथमेटिकल कोई भी यूज नहीं आएगा एलिप्स का। बस याद रखो एलिप्स में कितने फोकस होते हैं वो मैं बताता हूँ। फोकस क्या होता है? हाँ, दो फोकस होते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसके स्टेटमेंट को। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical orbit with the sun at one focus। ठीक है, तो जैसे ये एलिप्स है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस पे दो फोकस होते हैं, इनमें से किसी एक पर सन होता है। ठीक है, ये सन है। समझ में आया? और प्लैनेट यस इस ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसे सन के पास जाते हैं ना, उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। सॉरी, सन के पास जाते हैं स्पीड कम हो जाती है और दूर ज्यादा हो जाती है। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। सन के पास धीरे धीरे चलते हैं और दूर बहुत तेज चलते हैं। ग्रेविटी क्या? सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, पहले सही बोला था। सन के पास ज्यादा तेज स्पीड से चलते हैं और दूर धीरे चलते हैं। इसका रीजन मैं सेकंड लॉ में बताऊंगा आपको। ठीक है, सन के पास ये इनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है और दूर कम हो जाती है। अब देखो, तो ये फर्स्ट लॉ है, ये फोकस पर सन है और ये प्लैनेट इसके इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। समझ में आया क्या? ये बड़ी वाली एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, छोटी वाली को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, यस सर सेकंड है लॉ ऑफ एरिया। ये लॉ क्या बोलता है? पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। प्लैनेट स्वीप्स आउट, म्यूट हो जाओ कहीं से आवाज आ रही। प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया in equal interval of time देखो, planet shifts out equal area in equal interval of time। जैसे मान लो एक प्लैनेट यहाँ ए से, या फिर ये ए से बी यहाँ गया, ए से बी यहाँ गया प्लैनेट, है ना? तो ये कितना एरिया स्वीप करेगा? वो एरिया कैसे निकालेंगे? इसके सेंटर से सन के सेंटर तक एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। यस सर। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, इतना एरिया इसने स्वीप किया है। समझ में आया क्या? यस सर वो ए और बी एक ही प्लेनेट है ना, उनके दो अलग? हाँ, ए से, ए और बी तो पोजीशन है उनकी। समझ Yes, में sir. आया? इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही This प्लैनेट है। distance covered. थोड़ी देर पहले ए पर था, फिर थोड़ी देर बाद वो बी पर आ गया। समझ में आया? तो Yes, sir. इतना एरिया स्वीप किया उसने। अब अगर ये प्लैनेट यहाँ होता सी पर, तो इतना ही एरिया स्वीप करेगा उतने ही टाइम में। मान लो ये 1 सेकंड में इसने इतना एरिया स्वीप किया, तो इधर भी 1 सेकंड में इतना ही एरिया स्वीप करेगा यहाँ से अगले 1 सेकंड में। मतलब एवरी 1 सेकंड में इक्वल एरिया स्वीप करेगा।
समझ में आया क्या? हाँ, तो सोचो यस सर। जब वो दूर sir. था, जब वो दूर था तो एरिया, इधर से एरिया निकालेंगे तो ज्यादा आएगा। अगर वो इतना ही इसी स्पीड से चला तो यहाँ से यहीं तक ही आएगा। अगर सेम स्पीड से चला तो फिर तो इतना सा एरिया निकालेगा। समझ में आया क्या? तो ये तो एरिया कम लग रहा है ना उससे। हाँ हाँ सर। हाँ, हाँ अगर उसको Yes, sir. उतने टाइम में उतना ही एरिया स्वीप करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझ हाँ में आया सर। क्या? यस सर, बढ़ हाँ? जाएगी। तो थोड़ा कम से कम यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, सी से यस डी। सर। समझ में आया क्या? तो Yes, sir. उतना एरिया स्वीप करने के लिए उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो तो स्पीड अलग अलग होती है बट एरियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, है ना? एरिया स्वीपिंग पर यूनिट टाइम। समझ में आया क्या? मतलब टाइम और एरिया सेम होता है, ओनली स्पीड वेरीज। एरिया पर यूनिट टाइम सेम रहता है, एरिया पर यूनिट टाइम सेम रहता है। मान लो यहाँ से ए से बी तक का जो टाइम लगा उतना ही सी से डी तक का टाइम लगा, तो ये दोनों एरिया भी सेम होंगे। आया समझ में? इसलिए यहाँ पर उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम बन रहा है उसी स्पीड से, तो उतना एरिया बनाना है जितना इधर था पर यूनिट टाइम में, तो ज्यादा स्पीड चलनी पड़ेगी इधर उसको। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. तो फास्टेस्ट स्पीड यहाँ होती Yes. है प्लानिट की, और मिनिमम होती है यहाँ पर। सबसे जब दूर होता है सबसे ज्यादा दूर, तब सबसे कम स्पीड होती है। जब सबसे ज्यादा पास होता है तब सबसे ज्यादा स्पीड होती है। समझ में आया? Yes, sir. Yes. देन थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है देखो, ये होती है पूरी मेजर एक्सिस, इसका हाफ होता है सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है? तो ये प्लैनेट अपना एक रिवोल्यूशन जितने टाइम में करता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ इट्स रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन जितने टाइम में करता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन। तो ये लो क्या बोलता है कि इस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो द स्क्वायर ऑफ दिस टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ दिस सेमी मेजर एक्सिस। ये हम पहले प्रूफ भी कर चुके हैं ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जब हमने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकाला था। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। सो ये लॉ भी यही बोलता है। क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of satellite is directly proportional to its cube of semi major axis। मतलब t का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, ये लोग बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पर, याद आया? सैटेलाइट के लिए Yes, sir. पढ़ा था। यहाँ पर Yes, r sir. क्या था? अर्थ की रेडियस थी, सॉरी इसकी सैटेलाइट की ऑर्बिट की रेडियस थी, है ना? ठीक है? Yes. यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दो टाइम पीरियड का रेशियो पूछा जाएगा, तो उनका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा तो कांस्टेंट आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ? R2/R1 का क्यूब। एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने आपको ऐसा, समझ में आया? Yes, sir. Satellites में. Yes, sir. यहाँ सैटेलाइट की जगह यहाँ प्लानेट ली, of any planet is directly proportional to the cube of its semi major axis।